welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, click on notification bell so you don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram or my vlog channel. दोनों की लिंक होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. नमस्ते, this is Twija और कैसे हैं आप? This is your sunshine in human form और आज हम देख रहे हैं ओके देयर वर टू मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोस कल जो हमने वीडियो किया उसमें से सबसे सेफ वाला वीडियो मैं भी ले रही हूँ बिकॉज जो क्रैश वाला वीडियो है आई एम लिटिल स्केर्ड बिकॉज ऑफ द टॉपिक इटसेल्फ इट माइट नॉट मेक इट टू यूट्यूब लेकिन हम ट्राई डेफिनेटली करेंगे तो भी इट्स ओके ट्राई करने में क्या जाता है फॉर नाउ वी आर डूइंग द डार्क रियलिटी ऑफ बिग बॉस लेट्स गो लेट्स गेट इट हर बार की तरह उम्मीद है वीडियो जाएगा रहेगा मजा आएगा आई डोंट नो व्हाट टू सी what to say about this, but we're gonna probably see different side of Big Boss के जो रोस्ट देखे हमने आज तक. Let's go. नमस्कार दोस्तों, क्या आपने खबरों में सुना? मैं एक वाइल्ड कार्ड एंट्री मारने जा रहा हूँ बिग बॉस में. I remember this. मीडिया हाउसेस ने इस खबर को छापा है. इंडिया टीवी, इंडिया टाइम्स, उनको ऐसा पूछा गया था मे बी. टीवी, पिंक विला, इकोनॉमिक टाइम्स. मतलब इस हेडलाइन को देखो जरा. पॉपुलर यूट्यूबर ध्रुव राठी सेट टू मेक अ वाइल्ड कार्ड. Glad it didn't go. बिग बॉस ओटीटी. Glad. वेबसाइट ने तो इस चीज को कंफर्म ही कर दिया. ध्रुव राठी बिग बॉस ओटीटी एंट्री कंफर्म्ड. तो क्या ये बात सच है? नहीं. अभी तक ना तो किसी ने मुझसे पूछा बिग बॉस में जाने के लिए सीजन में और ना ही मैंने किसी को बोला कि मुझे बिग बॉस में जाना है. तो सबसे पहले तो आपको हमारे इंडियन मीडिया का स्टैंडर्ड इससे पता चलता है क्या है. बेसर पैर कुछ भी छाप देंगे. इकोनॉमिक टाइम्स वाले आर्टिकल के जरा नीचे स्क्रॉल करके देखो, एक डिस्क्लेमर लिखा हुआ है. दिस कंटेंट इज ऑथर्ड बाय अ थर्ड पार्टी. प्लीज टेक ऑल स्टेप्स नेसेसरी टू असर्टेन दैट एनी इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट प्रोवाइडेड इज करेक्ट, अपडेटेड एंड वेरीफाइड. मतलब खुद जो छाप रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहे. कह रहे हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पता लगाओ कि ये खबर सच है या नहीं है. अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल होगा, अगर बिग बॉस में मुझे इनवाइट किया जाए तो क्या मैं जाऊंगा बिग बॉस में? No. मैं क्लियरली कहना चाहूंगा कि इनवाइट करना तो छोड़ो, अगर ये मुझे पैसे भी ऑफर करें इस शो में आने के लिए, लाखों करोड़ों जितने भी पैसे ऑफर करें इस शो में आने के लिए, ऐसे नॉनसेंस शो में मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा. Glad. में ये एक बहुत ही चीप तरीका है पैसा और फेम कमाने का, जिसका समाज पर एक बहुत बुरा असर पड़ता है. तो आज के वीडियो में यही चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा. क्या प्रॉब्लमैटिक है इस शो के कॉन्सेप्ट में, क्या ये शो स्क्रिप्टेड है और क्यों ऐसे शोज आपको बिल्कुल नहीं देखने चाहिए. नहीं अगर आप देखते या हैं. आपके परिवार में से कोई बिग बॉस देखकर अपना समय बर्बाद करता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है. अब ये खबर आ Amount of रही है aggression कि just- यूट्यूबर ध्रुव राठी बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री ले सकते हैं. एक समय पर यह लड़का सिद्धार्थ यादव, इसने एक YouTube वीडियो बनाया था जिसमें इसने कहा कि हमारे देश में कितने वेले लोग हैं कि वो सलमान खान की फिल्में देखते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता. हमें ये अंदाजा होता है कि हमारे देश में कितने खाली बैठे इनका नाम हैं, जिनको सिद्धार्थ ऐसी कब मूवी से हो देखने गया? मजा आता है, जिन मूवीज का ना कोई सर है पैर है. पर सल्लू भाई की मूवी है, 1000 रुपए की टिकट हो, भाई की मूवी है, देखनी है तो देखनी है. बात कहीं ना कहीं ठीक कही थी कि हमें कोई ऐसा कंटेंट नहीं देखना चाहिए जिसमें कोई इंटेलेक्चुअल चीज या प्रोफाउंड चीज नहीं होती, जिसमें कोई सर पैर नहीं होता. वो अलग बात है कि अब ये खुद जाकर बिग बॉस के घर में खड़ा है. And लेकिन बात ये भी सच है कि बिग बॉस इसी टाइप के लोगों के लिए सबसे फिट जगह है. ऐसे ही लोग डिजर्व करते हैं बिग बॉस में जाना और इनफैक्ट जीतना भी. मुझे यकीन है कि ये शो को जीत भी सकता है क्योंकि कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं जो इस शो के कॉन्सेप्ट में चाहिए होती हैं, जिसके बेसिस पर ये पूरा शो चल पाता है. आगे मैं आपको ये वीडियो में बताता हूं, lot लेकिन talk पहले later. इतिहास जानते हैं इस शो का. कहां से इस शो की शुरुआत हुई. Big Brother. सन 1949 में राइटर जॉर्ज ऑरवेल ने एक लेजेंडरी नॉवल पब्लिश करी थी जिसका नाम था 1984. इस किताब में एक डिक्टेटर डिस्टोपियन सरकार की बात करी जाती है जिसे हेड किया जाता है एक अनजान बिग ब्रदर के द्वारा. हर जगह पोस्टर्स लगाए जाते हैं, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू. जो हमारी डिक्टेटर सरकार है उसकी नजर हमेशा आप पर है. साल 1999 में नेदरलैंड्स देश में कुछ लड़कों ने एक सिमिलर कॉन्सेप्ट लिया इस नॉवल से और उसे एक टीवी शो में बदल दिया जिसको नाम Big इन्होंने Brother. दिया बिग ब्रदर. yeah. इस शो का कॉन्सेप्ट था कि कुछ लोगों को एक घर में रखा जाएगा जो कांस्टेंट सर्वेलेंस में रहेंगे और बिग ब्रदर के कमांड के अंडर रहेंगे. इस टीवी शो के फॉर्मेट को शेप करने में कुछ और पुराने टीवी शो से भी इंस्पिरेशन ली गई थी, जैसे कि MTV रियलिटी शो द रियल वर्ल्ड और 1997 का स्वीडिश टीवी शो एक्सपीडिशन रॉबिन्सन. कुछ समय बाद ये शो काफी पॉपुलर हो गया और दुनिया भर में स्प्रेड होना शुरू हुआ. इसी कॉन्सेप्ट को कॉपी करके अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, चाइना, रशिया,
इन सब ने अपने Big बिग Brothers ब्रदर्स बनाए। और जब बात कॉपी करने की आती है तो इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थोड़ी पीछे रह सकती है। बिग ब्रदर को लेकर इंडिया में बना दिया गया बिग बॉस। जल्द ही से अलग अलग भाषाओं में भी लॉन्च किया गया, हिंदी के बाद मराठी, तमिल, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम। फिर जब OTT प्लेटफॉर्म्स आए तो अब बना दिया इन्होंने बिग बॉस OTT। बिग बॉस। जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी किताब में बिग ब्रदर का नाम वार्निंग के तौर पर मेंशन किया था। ये स्टालिन और हिटलर जैसी सरकारों को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये डिक्टेटरशिप्स में किस तरीके की टेक्निक्स इस्तेमाल करी जाती हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। टेली स्क्रीन्स पर कैसे फैशिज्म का प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, सर्वेलेंस देखने को मिलती है, हर किसी पर नजर रखी जाती है, हिस्ट्री को रीराइट किया जाता है, एक भेड़ चाल का बिहेवियर देखने को मिलता है जनता में, फैक्ट्स को पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है और सुप्रीम लीडर के अराउंड एक कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी बनाया जाता है। जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स होते हैं, जो सवाल उठाते हैं इस डिक्टेटर सरकार पर, उनके खिलाफ कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलाई जाती हैं, उन्हें एंटी नेशनल घोषित किया जाता है। कई फेमस स्लोगन्स भी दिए थे इस किताब में, जैसे कि इग्नोरेंस ताकत है, आजादी स्लेवरी है, वॉर इज पीस, युद्ध शांति है। आज के दिन भी ये नॉवल बहुत ही रेलेवेंट चीज है, स्पेशली जब सरकारें पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर्स को खरीदती हैं जनता के टैक्स का इस्तेमाल करके लोगों पर सर्वेलेंस करने के लिए, स्नूपिंग करने के लिए। तो अपने आप में ये नॉवल एक मस्ट रीड है। जरूर कहूंगा आपको कि आप इस नॉवल को पढ़िए। अगर नॉवल पढ़ने का टाइम नहीं है तो चैट जीपीटी में जाकर इसकी एक समरी मांग सकते हैं चैट जीपीटी से। मैं बस लिखूंगा एक्सप्लेन द नॉवल। I've never used ChatGPT, probably this is my in 10 bullet points using ignore the background। यहाँ आप देखेंगे बड़े ही बढ़िया तरीके से मुझे एक समरी मिल गई है कि इस नॉवल में क्या कहानी दर्शाई जा रही है। मुझे लगा सिर्फ प्रॉपर्ली शो से कॉपी किया गया। I knew about Big Brother because Shilpa Shetty, that's it। करना चाहें, I've never seen that too, obviously, thankfully। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड चेंज, तो कैसे रीराइट करी जाती है हिस्ट्री। जैसे कि यहाँ लिखा है कि अगर पार्टी की तरफ से definitely PPL की जाती है तो I guess, जैसे लोगों का काम होता है कि पीछे जाके जो पुराने न्यूज रिकॉर्ड्स हैं उन्हें बदल दिया जाए ताकि ये लगे कि पार्टी ने सही प्रेडिक्शन किया है चीजों का। चैट जीपीटी जैसे AI टूल्स की मदद से इतना ही आसान बन गया है दोस्तों कॉम्प्लेक्स आइडियाज को अंडरस्टैंड कर पाना। यही कारण है कि that's the reason I never really watched this show। Also I've never really watched Roadies, Splitsvilla और वैसे ही बहुत सारे shows। This doesn't mean I'm like saying कि मैं superior हूँ उन लोगों से जो देखते हैं। Your choice, that's completely fine what you like to watch। I just can't take that much of profanity, vulgar language, vulgar things on TV, extremely aggressive behavior for no reason at all। It drives me crazy, not in a good way। So मैं वो नहीं देखना चाहती। And I've tried watching it because a lot of people around me were watching it। फिर बात करने का कोई ऐसा होता नहीं है topic। So I've tried watching it, but it didn't really fit me, so I decided to not watch it। And I'm happy। It's okay। But I like watching the roasts of it। बेस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें दो चीजों का एक हैवी डोज है, एवरीडे सेडिज्म और वॉयरिज्म। पहले सेडिज्म को देखते हैं। इस इंग्लिश वर्ड की डेफिनेशन कुछ ऐसी है, द टेंडेंसी टू डिराइव प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन, सफरिंग और ह्यूमिलिएशन ऑन अदर्स। दूसरों को चोट पहुंचाकर दूसरों को बेइज्जती करने में मजा लेना। शायद आपको ये बात सुनकर काफी शॉकिंग लगे, लेकिन अगर आप बिग बॉस को देखने वाली ऑडियंस हैं तो आप भी इस सेडिस्टिक प्लेजर में हिस्सा ले रहे हैं। नॉर्मली जो सेडिस्टिक पर्सनैलिटी है इसे एसोसिएट किया जाता है मर्डरर्स या साइकोपाथ से, कि सिर्फ साइकोपाथ लोग ही होते हैं जो दूसरों का खून करके या दूसरों को चोट पहुंचाकर मजा लेते हैं, उन्हें खुशी मिलती है उस काम में। लेकिन कुछ साइकोलॉजिकल स्टडीज ने एक कम एक्सट्रीम कैटेगरी बताई सेडिज्म की, जिसे एवरीडे सेडिज्म का नाम दिया जाता है। जैसे कि एक 2013 की ये स्टडी जिसे पब्लिश किया गया था रेप्यूटेड जर्नल साइकोलॉजिकल साइंस में, इन्होंने साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए थे एवरीडे सेडिज्म के ऊपर। कुछ उदाहरण आपको देता हूं। याद करो एंशिएंट रोमन एम्पायर के जमाने में आपने किताबों में पढ़ा होगा कि ये जो कोलोसियम है रोम में, ये पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए एक स्टेडियम होता है। यहाँ अक्सर दो ग्लैडिएटर्स एक दूसरे से लड़ा करते थे। कई बारी जब एक ग्लैडिएटर बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता था तो जनता से पूछा जाता था जो स्टेडियम में बैठी, क्या इसे जाने दिया जाए या फिर इसे मार दिया जाए। बहुत बारी जनता की तरफ से एक थम्स अप दिखता था कि इसे मार दो। अक्सर इस अरीना में एक भूखे जानवर को भेज दिया जाता था, जैसे कि कोई शेर या टाइगर जो इस ग्लैडिएटर से लड़े। ये एवरीडे सेडिज्म का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि स्टेडियम में बैठी जनता एक ग्लैडिएटर की सफरिंग में अपनी एंटरटेनमेंट देख रही थी।
हजारों सालों बाद अगर हम टाइम में आगे बढ़े तो आज के दिन बहुत से लोगों को स्ट्रीट फाइट्स देखने में बहुत मजा आता है। जब सड़क पर दो लोग एक दूसरे से लड़ने लग जाएं, कोई भी रीजन, अक्सर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। बहुत कम लोग होते हैं जो उस लड़ाई को रोकने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर लोग बस बाहर खड़े होकर उस फाइट का मजा लेते हैं। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है कुछ बुलीज, जिन लोगों को बुलिंग करना बड़ा पसंद होता है स्कूल या कॉलेज में, जिनको मजा आता है दूसरों की बेइज्जती करने में या दूसरों को ह्यूमिलिएट करने में। ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे जो बिना किसी रीजन के एक साइड में बैठे सड़क पे कुत्ते को लात मारने लग जाएंगे या पत्थर मारने लग जाएंगे, बस क्योंकि मजा आता है उसमें। एक मॉडरेट एग्जांपल इसका हो सकता है ऑफिस के अंदर एक बॉस जो एक एम्प्लॉय के पीछे ही पड़ जाता है बिना किसी कारण से, इसलिए नहीं कि कोई काम कराना हो, बस इसलिए क्योंकि उस बॉस को मजा आता है मेंटल पेन देने में अपने एम्प्लॉइज को। ये सब एवरीडे सैडिज्म के बड़े एग्जांपल्स हैं। मॉब लिंचिंग भी एक और उदाहरण है इसका। इसी साल मई के महीने में एक बिहार के माइग्रेंट वर्कर को लिंच कर दिया गया केरला में, एक भीड़ के द्वारा एक्यूजेशंस उठे कि वो चोर था। ऐसा ही कुछ हुआ था पालघर के इंसिडेंट में भी, जब 2 साधुस की लिंचिंग कर दी गई थी क्योंकि एक रूमर उठा था कि वो चाइल्ड किडनैपर थे। वो अलग बात है कि बाद में कुछ गोदी मीडिया एंकर्स ने इसमें हिंदू मुस्लिम का भी टच डाल दिया था इसे कम्युनल एंगल देने के लिए। एवरीडे सैडिज्म के ढेर सारे एग्जांपल्स आपको लाइफ में हर जगह देखने को मिलेंगे। अगर सड़क पर कोई बोलता है कि देखो मैंने इस जेब काटने वाले को पकड़ लिया है, 4 लोग वहां आकर उसे पीटना शुरू कर देते हैं। वो अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन देते हैं कि मैं इसे इसलिए मार रहा हूं क्योंकि इसने जेब काटी है, लेकिन असलियत में ऐसी चीजों में कारण यही होता है एक सैडिस्टिक प्लेजर डिराइव करना किसी और को मारकर। यही एवरीडे सैडिज्म आपको पॉलिटिकल Okay, I'm going to pause here to say I don't necessarily completely agree with this because ये तो अपना खुद का frustration है जो लोग निकालते हैं किसी और पे, and that basically means you are not emotionally intelligent. Yes, most people are not. They don't work on themselves. उनको नहीं पता है कैसे अपने emotions को किस तरह से handle करें। इधर सम कुछ लोग उसको दबा देते हैं जो कभी ना कभी उभर के बाहर आता है एंड फिर उस तरह से निकलता है, दे जस्टिफाई कि नहीं ये इंसान ने कि कुछ गलत किया है, एंड देन कमेंट सेक्शन में पीपल जस्ट राइट गालीज एंड दे राइट ऑल दोस थिंग्स जस्टिफाइंग कि हम लोग स्टैंड ले रहे हैं बट नॉट इन द करेक्ट वे, right? That's a different aspect of it. I'm sure it might also be related to sadism, but I really feel that can also be a different angle of not being able to express and process your emotions well. अगर abuse होता है घर में कोई भी तरह का, that also is a part of you not being emotionally intelligent because you can't understand how to express your emotions correctly. गुस्सा करना गलत बात नहीं है, गुस्सा आना गलत बात नहीं है, बट किस तरह से तुम कर रहे हो, there needs to be good channel to that anger. दबा के रखोगे कभी ना कभी फटेगा और गलत तरीके से फटेगा, तुरंत निकाल रहे हो, स्पॉन्टेनियसली निकाल रहे हो, बिना सोच समझे कुछ बोल रहे हो किसी पे भी, it's wrong obviously. To how to, like, whatever that is, same thing goes with lust, same thing goes with happiness, same thing goes with other things. So I think there's also very different this angle onto this, which I don't know if he's going to touch or not, but I really wanted to say that. That's why I just paused and said it. But my god, I had no idea of this thing, and this makes so much sense. Like even WWE, WWF, whatever, that kind of shows that come in, I used to watch it too, and I never really had that because koi peet raha hai. Like that's what my intention, and that I remember it. Why I was watching it, I don't even remember. I was a kid. Abhi nahi dekha hai maine. But yes, I have also seen that, and that show also kind of goes there in a way. I feel हम सब में थोड़ा might be there. कुछ लोगों में ज़्यादा, but wow, ये सोचने की बात है which I never thought of. So I'm wow, gladly blessed with this new finding. में भी देखने को मिलता है, जैसे कि जब जर्नलिस्ट विनोद दुआ का देहांत हुआ था, एक ग्रुप ऑफ लोग थे जो खुशी मना रहे थे इस चीज पे। दूसरी तरफ जब न्यूज एंकर रोहित सरदाना का देहांत हुआ था, दूसरी साइड के कुछ ग्रुप ऑफ लोग थे जो इस पर खुशी मना रहे थे। अब दोनों लोगों के काम को क्रिटिसाइज करना एक चीज होती है, लेकिन उनके देहांत को लेकर एक सैडिस्टिक प्लेजर लेना, उनकी मृत्यु में अपनी खुशी देखना, ये सैडिज्म का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। लोग अक्सर बहुत सी जस्टिफिकेशंस देते हैं एवरीडे सैडिज्म के नाम पर। कोई कहता है कि ये नेचर का जस्टिस है, कोई कहता है ये तो कर्मा है, लेकिन एक्चुअली में ये सब सैडिज्म है। लोगों को सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है जब वो किसी को इंसल्ट होते हुए देखते हैं या किसी को ट्रोल होते हुए देखते हैं। पूरे यूट्यूब चैनल्स अक्सर इसी पर बने हुए हैं, जिनके हर एक वीडियो में किसी ना किसी को इंसल्ट किया जाता है, किसी को गाली दी जाती है या किसी को बुली किया जाता है।
अब मैं यहाँ पर पूरे रोस्ट फॉर्मेट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रोस्ट वीडियोस बनाना एक कला भी हो सकती है। इसे पॉजिटिव तरीके से भी किया जा सकता है बिना इस सेडिज्म के। जैसे कि इसका एक अच्छा एग्जांपल होगा स्ले पॉइंट का यूट्यूब चैनल, जो रोस्ट वीडियोस बनाते हैं। वो किसी स्टूपिड चीजों को क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे कि कोई इररेशनल मोटिवेशनल गुरु हो गए या कोई अजीब सी फूड रेसिपीज हो गई। मजाक जो है स्टूपिडिटी पे उड़ाया जाता है। गाली देना, बुलिंग करना, इंसल्ट करना मकसद नहीं है वहां पर। 2018 की यूनिवर्सिटी ऑफ इंसब्रुक की एक स्टडी ने बताया था कि कैसे एवरीडे सेडिस्ट जो होते हैं उन्हें स्पेशली वायलेंट वीडियो गेम्स खेलना पसंद होता है, क्योंकि उसी से ही उनका मूड अपलिफ्ट होता है, उसी से ही उन्हें खुशी मिलती है। अक्सर फिल्में भी बनाई जाती हैं जो इस सेडिज्म को एक्सप्लॉइट करती हैं। इन्हें अक्सर टॉर्चर फिल्म्स कहा जाता है, जैसे कि सॉ सीरीज हो गई या ह्यूमन सेंटीपीड हो गई। कुछ लोगों को तो डार्क नाइट फिल्म में दिखाया गया जोकर का कैरेक्टर भी पसंद आता है, क्योंकि शायद उनकी खुद की सेडिस्टिक पर्सनैलिटी उसमें वैलिडेट होती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी फिल्में हैं जिनका एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा जो सेडिज्म को सेंसिटिव तरीके से डिपिक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल द प्लेटफॉर्म या ब्रिलियंट फिल्म, वो सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रही हैं, वायलेंस दिखा रही हैं, लेकिन उसे ग्लोरीफाई नहीं कर रही। और फाइनली अगर हम बिग बॉस पर आए, बिग ब्रदर और बिग बॉस जैसे टीवी शोज भी इसी एवरीडे सेडिज्म को एक्सप्लॉइट करते हैं, इसी चीज को ये अपीज करने की कोशिश करते हैं। इनका फॉर्मूला है कि लोगों को ये बकवास देखनी पसंद है, उन्हें ये बकवास दो। और सही बताऊं तो बिग बॉस में ये एवरीडे सेडिज्म एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। कंटेस्टेंट्स हमेशा एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, अक्सर फिजिकल फाइट्स होती हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर बर्तन फेंकते हैं। एक केस में तो एक कंटेस्टेंट ने बॉइलिंग पानी फेंक दिया था दूसरे के ऊपर, धक्का मुक्की होती है। एक केस में एक कंटेस्टेंट ने चोक स्लैम किया था दूसरे कंटेस्टेंट को। हाँ तो तेरे बाप का भी नहीं है। बात में जाना नहीं। ये चीज सिर्फ कंटेस्टेंट्स की तरफ से नहीं करी जाती, बल्कि शो का कॉन्सेप्ट इस चीज को इनकरेज करता है। एक समय पर एक टॉर्चर टास्क दिया गया था कंटेस्टेंट्स को, और इसमें उन्हें चिली पाउडर दूसरे कंटेस्टेंट के फेस पर फेंकना था। उसको उठने दो, उठने दो। मुझे हार्ट हो रहा है बिग बॉस, मुझे हार्ट हो रहा है, हार्ट हो रहा है, मुझे हार्ट हो रहा है। ऐसी ही कई नॉनसेंस चीजें कराई जाती हैं कंटेस्टेंट से, ताकि उन्हें ह्यूमिलिएट किया जा सके। लोगों को गाय के गोबर में नहाने को कहा जाता है। एक आदमी को कहा जाता है कि वो कुत्ते के बोल से पानी पिए। अक्सर लोग एक दूसरे के पर्सनल मैटर्स लीक करते हैं, जिससे लोगों को रोना आ जाता है। बॉडी शेमिंग देखने को मिलती है। एक फीमेल कंटेस्टेंट किसी और फीमेल कंटेस्टेंट को कहती है कि मेरे साथ खड़े रहने लायक नहीं है ये आंटिया, ना फिगर, ना शक्ल, ना सूरत। बैक बाइटिंग जो है वो इस शो का बड़ा इंपॉर्टेंट मिसोजिनी और होमोफोबिया देखने को मिलता है। कभी कोई किसी के पानी में साबुन मिला देता है, तो कभी कोई लड़का वॉशरूम का ताला तोड़ देता है जब एक लड़की शावर ले रही होती है। तो उसने ताला तोड़ दिया, तू नारी थी। अक्सर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स देखने को मिलती हैं। इनमें से कुछ तो फेक रिलेशनशिप्स भी होती हैं, जिन्हें बस इसलिए दिखाया जाता है ताकि शो की टीआरपी बढ़ सके। और फिर आता है वॉयरिज्म का कॉन्सेप्ट। इस शब्द का मतलब होता है लोगों की प्राइवेट जिंदगियों को देखकर चीप प्लेजर लेना। किसी की प्राइवेट लाइफ में क्या चल रहा है उसे करीबी से देखकर खुद मजा लेना। एक बार फिर से इसके ढेर सारे एग्जांपल्स आपको डेली लाइफ में मिलेंगे। जैसे कि अगर कोई एमएमएस लीक होता है तो अक्सर आप देखते हो कि लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं उसे ढूंढने के लिए। एक और इसका एग्जांपल हो सकता है कि कुछ लोगों को डेली व्लॉग्स देखने बहुत पसंद आते हैं। कुछ यूट्यूबर्स होते हैं ना जिनके सारे व्लॉग्स ही ऐसे होते हैं कि आज मैं सुबह उठा, मैंने ब्रश करी, मैंने अपने कुत्ते के साथ खेला, मैं अपनी साइकिल पे चला, फिर मैं शॉपिंग करने गया। लोगों को क्यों ये चीजें एंटरटेनिंग लगती हैं? वॉयरिज्म की वजह से, कि मुझे मजा आ रहा है देखने में कि इसकी पर्सनल जिंदगी में क्या चल रहा है। और शर्म की बात है कि कुछ यूट्यूबर्स इस चीज को एक्सप्लॉइट भी करते हैं कि देखो मेरी बच्ची रो रही है, जल्दी से कैमरा ले आता हूँ, अच्छा कंटेंट बन जाएगा। मेरे बच्चे को यहाँ पर चोट लगी, सबसे पहले कैमरा उठाकर उसे फिल्म करो। घर में कोई झगड़ा हो रहा है, उसे सबसे पहले दिखाओ जाकर, ताकि कंटेंट मिले। बहुत से लोग अक्सर एक डेंजरस वन साइडेड पैरा सोशल रिलेशनशिप भी बना लेते हैं ऐसे डेली व्लॉगर्स के साथ। बच्चों को स्पेशली अलाउ नहीं किया जाना चाहिए मेरी राय में कि वो ऐसे डेली व्लॉग्स देखें। बच्चों का ब्रेन क्योंकि फुली डेवलप नहीं हुआ है, तो ये वॉयरिज्म की जो चीज है ये उनके लिए काफी खतरनाक हो सकती है। इसका एक और मॉडरेट सा एग्जांपल है सीसीटीवी फुटेजेस। लोगों को बड़ा मजा आता है देखने में जब सीसीटीवी पर कोई चोर कैप्चर किया जाता है, किसी का कोई मर्डर हो जाता है या कोई आतंकवादी हमला होता है, कोई रोड एक्सीडेंट होता है। मीडिया हाउसेस भी अक्सर इन फुटेजेस को अक्सर टीवी पर चलाया करते हैं। तो एवरीडे वॉयरिज्म एक सर्वेलेंस स्टेट में ऑब्वियसली फिर से अगर बिग बॉस की बात करें तो इस एवरीडे वॉयरिज्म को एक्सप्लॉइट किया जाता है बुरी तरीके से बिग बॉस के द्वारा। बिग बॉस 16 में 98 कैमरास लगाए गए थे घर के अंदर, और अब अलग ही लेवल की पागलपंती हो रही है वॉयरिज्म को लेकर। कंटेस्टेंट्स को अक्सर 24/7 मल्टी कैमरा से रिकॉर्ड किया जाता है और ऑडियंस को भी मौका दिया जाता है कि वो 24/7 लाइव फीड देख सके।
तीन में से कोई भी कैमरा चुन सकें कि भाई क्या चल रहा है वो खुद ही से ही देख पाए। Oh, और जैसा really? कि आप जानते हैं देश में इतनी बेरोजगारी है कि बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनके पास और कोई काम नहीं है, तो इसी को ही देखना शुरू कर दिया। इन्हीं कैमरास की लाइव फीड को देखकर यहाँ पर थोड़ा वॉयरिस्टिक प्लेजर ले लिया जाए। लोग अक्सर पर्सनल सीक्रेट्स जो होते हैं वो अपने करीबी दोस्तों के साथ, बेस्ट फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को कहा जाता है कि अपने पर्सनल सीक्रेट्स नेशनल टेलीविजन पर बता दो सबको, कंटेंट मिलेगा, टीआरपी मिलेगी। और कमाल की बात तो ये है कि इस रियलिटी टीवी शो के बारे में शायद कुछ भी रियल ना हो। कंटेस्टेंट्स को पता है कि उन्हें 2400 घंटे रिकॉर्ड किया जा रहा है इतने सारे कैमरास के द्वारा। तो क्या कोई भी कंटेस्टेंट यहाँ पर अपनी नेचुरल स्टेट में बिहेव करेगा? क्या आपका बिहेवियर वैसा ही होगा जैसा नॉर्मली होता है? बिल्कुल भी नहीं। हर कोई किसी ना किसी लेवल तक सेल्फ कॉन्शियस तो होगा ही। दूसरा, यहाँ पर एक आर्टिफिशियल कॉम्पिटिटिव सेटअप बनाया जाता है इस शो में कि नेचुरली आपको दूसरों को इंसल्ट करना पड़ेगा, बैक बाइटिंग करनी पड़ेगी अगर आपको ऊपर उठना है तो। बिग बॉस के घर में इसे परफॉर्मेंस कहा जाता है। ये जो इंटरैक्शंस लोगों के बीच में हो रही हैं, क्या ये नेचुरल इंटरैक्शंस है जो असल जिंदगी में होंगी? असल जिंदगी में अगर इतने सारे लोगों को एक घर में रखा जाएगा, शायद ही कोई लड़ाई होगी किसी के बीच में। यहाँ पे जबरदस्ती ऐसे सेटअप्स किए जाते हैं कि लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो, लड़ाइयाँ हो। सच बात यह है दोस्तों कि दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है। हालांकि मैंने आपको एवरीडे सैडिज्म और एवरीडे वॉयरिज्म के ढेर सारे एग्जांपल्स बताए, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे नहीं होते। बहुत से इंटेलेक्चुअल, वेल बिहेव्ड, डिग्निफाइड और कंपैशनेट लोग भी होते हैं दुनिया में। जैसे कि डॉक्टर विकास दिव्या कीर्ति का एग्जांपल ले लो, जिन्होंने ढेर सारे एजुकेशनल वीडियोस बनाए हैं फिलोसॉफिकल टॉपिक्स पर। या फिर एक्टर और एक्ट्रेसेस में बात करी जाए तो कौनकना सेन का एग्जांपल ले लो, जिन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस दी है इतनी सारी अलग अलग फिल्मों में। लेकिन बिग बॉस के 17 सीजन्स में आपने एक भी इंसान डॉक्टर विकास दिव्या कीर्ति या कौनकना सेन जैसा नहीं देखा हो। एक तो यही है कि अच्छे लोग कभी भी इस तरीके के चीप शो में जाएंगे ही नहीं, लेकिन दूसरी बात ये भी है, अगर कोई अच्छा आदमी चला भी जाए इस शो में तो उसे जबरदस्ती प्रोवोक किया जाता है कि वो भी इसी सैडिज्म और वॉयरिज्म का हिस्सा बने, कंट्रोवर्सी क्रिएट करे, लोगों को इंसल्ट करे। अगर नहीं करेगा तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। बिग बॉस 8 में एक पार्टिसिपेंट आए थे सुशांत दिविचकर नाम से, एक मॉडल, सिंगर, डांसर, साइकोलॉजिस्ट, विनर ऑफ मिस्टर गे इंडिया 2014। इनको बिग बॉस बहुत ही जल्दी निकाल दिया गया था। बाद में इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पास घर पर 500 से ज्यादा किताबें, मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, मेरे IQ 147 है, लेकिन दुख होता है बताकर कि बिग बॉस 8 के कंटेस्टेंट्स का कलेक्टिव IQ रूम टेम्परेचर से भी कम है। सुशांत जितने भी टाइम बाहर रहे, उन्होंने किसी से कोई लड़ाई नहीं करी, बस अपने गाने और डांस के रूटीन पर लगे रहे। लेकिन इस तरीके से टीआरपी नहीं मिलती। टीआरपी तो तभी मिलती है जब कोई झगड़ा हो रहा हो, लड़ाई हो रही हो एक दूसरे के साथ। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव कंटेस्टेंट थे बिग बॉस 13 के। इन्हें भी बड़ी जल्दी घर से बाहर निकाल दिया गया था, और जब इन्होंने इंटरव्यू दिया टाइम्स ऑफ इंडिया को तो इन्होंने कहा कि जो शो का फॉर्मेट है वो इन्हें सूट नहीं करता। इंसान शैतान बन जाते हैं इस घर के अंदर, और इस शो में अगर आगे बढ़ना है तो लोगों को गालियां देकर, इंसल्ट करके ही बढ़ा जा सकता है, ये इनका कहना था। वहाँ मैं शैतानों के बीच में था, वहाँ इंसान के रूप ये उनका ये सॉन्ग है ना, ठीक है, यही है ना इंसान कोई है ही नहीं यार, क्या बोलेगा कोई। बिग बॉस सीजन 4 के कंटेस्टेंट राहुल भट्ट ने एक इंटरव्यू में कहा था, आई कांट प्रोवाइड एंटरटेनमेंट टू व्यूअर्स एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ फूल ऑफ माई सेल्फ। चैनल मुझे शो पर क्यों रखना चाहेगा अगर मुझे लेकर कोई कंट्रोवर्सी या रोमांस नहीं हो रहा है तो देखकर तो ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर कोई पब्लिक वोटिंग नहीं है, सिर्फ टीआरपी डिसाइड करती है कि किसे घर से बाहर फेंका जाएगा। बिग बॉस सीजन 9 के कंटेस्टेंट अमन वर्मा ने तो ये भी कहा कि एक प्री प्लान डील हुई थी इनकी प्रोड्यूसर्स के साथ कि ये सिर्फ 6 हफ्ते तक ही घर के अंदर रहेंगे। बिग बॉस 16 का एक संडे स्पेशल एपिसोड होस्ट किया गया था शेखर सुमन के द्वारा। उन्होंने कुछ कंटेस्टेंट को क्रिटिसाइज किया था, लेकिन व्यूअर्स ने उन्हें इस चीज को लेकर क्रिटिसाइज किया कि उन्होंने कुछ कंटेस्टेंट्स को पॉइंट आउट क्यों किया। तो उन्होंने इसके रिप्लाई में कहा कि एक गॉड डैम स्क्रिप्ट दी गई थी उन्हें, जिसे चैनल के द्वारा लिखा गया था और उन्हें उस स्क्रिप्ट को फॉलो करना था। बिग बॉस 4 की विनर श्वेता तिवारी, बिग बॉस 6 की कंटेस्टेंट आशका गुराडिया और बिग बॉस 11 की रनर अप हिना खान ने कहा कि ये शो हेवीली एडिटेड है। लंबी लंबी कॉन्वर्सेशंस को सिर्फ 2 लाइनों के तौर पर दिखाया जाता है। जानबूझकर ऐसा दिखाया जाता है कि शो के कंटेस्टेंट्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, मिसरिप्रेजेंटेशंस हैं। आशका ने कहा था कि वो एक और फीमेल कंटेस्टेंट के हाथ पर एक हैंड बाम रब कर रही थी जब एक एलर्जिक रिएक्शन हुआ था, लेकिन शो के एडिटर्स ने एडिटिंग ट्रिक्स का इस्तेमाल करके चीजें आधी ही दिखाई और ऐसा दिखाया गया कि वहां पर वो एक लेस्बियन हो। बिग बॉस 7 की कंटेस्टेंट शिल्पा सकलानी का कहना है कि शो स्क्रिप्टेड नहीं है, लेकिन हर किसी को पता है कि क्या करना होता है जीतने के लिए। वहां प्री रेक्विजिट्स होते हैं कि रिएक्ट करो, कंटेंट दो, लड़ो एक दूसरे से, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो, असर्टिव रहो। तो अगर हम इन एक्यूजेशंस को इग्नोर भी कर दें कि ये शो स्क्रिप्टेड है, अगर हम मान भी ले कि शो स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ चीजें तो बड़ी क्लियर है हमारे सामने। पहला, यहाँ पर कोई ऑडिशंस नहीं होते, कंटेस्टेंट्स को चूज किया जाता है शो के मेकर्स के द्वारा। किस बेसिस पर? देखकर तो लगता है मसाला के बेसिस पर। दूसरा, 24 घंटे की फुटेज को एक 50 मिनट के एपिसोड में एडिट किया जाता है। कौन से वो 50 मिनट दिखाए जाते हैं
जिनमें सबसे ज्यादा मसाला हो। Evil तीसरा, editing. उस एडिट के बेसिस पर व्यूअर की जो परसेप्शन होती है उससे वोटिंग पे इन्फ्लुएंस पड़ता है। अक्सर रूल्स को भी बेंड किया जाता है, कई बारी कुछ वीकेंड्स पर कोई एलिमिनेशन नहीं किया जाता, कभी कभार कोई बाहर निकले गए कंटेस्टेंट्स को दोबारा से घर में बुला दिया जाता है, और कभी कभार कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री करी जाती है। सब कुछ शो के मेकर्स डिसाइड करते हैं मसाला के बेसिस। चौथा, जो शो में दिए गए टास्क्स हैं वो भी शो के मेकर्स के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं मसाला के बेसिस पर। और मसाला यहाँ पर क्या है? कोई यहाँ पर इंटेलेक्चुअल बात नहीं हो रही, कोई सोशल इश्यूज, फिलोसफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, पोइट्री, लिटरेचर, सिनेमा, साइंस, किसी चीज की बात नहीं हो रही। सिर्फ लोगों को एक दूसरे से झगड़ते हुए देखना है, लोगों की पर्सनल लाइफ में झांकना है, बैक बाइटिंग देखनी है, लोगों को इंसल्ट करते हुए देखना है। एक कॉकटेल बनानी है यहाँ पर एवरीडे सैडिज्म और वॉयरिज्म की। शो किसका? शो बनाने वालों का। पैसा किसका? शो बनाने वालों का। टाइम किसका जा रहा है? आपका जा रहा है। और मेंटल स्टेट किसकी इफेक्ट हो रही है? आपकी हो रही है। हनी सिंह से जब उसके मिसोजिनिस्ट गानों को लेकर पूछा जाता है तो उसकी तरफ से जवाब आता है कि ये तो सिर्फ एंटरटेनमेंट है, जनता यही चाहती है। अगर बिग बॉस के शो मेकर से आप पूछोगे कि ये क्या दिखा रहे हो जनता को, तो उनकी तरफ से भी जवाब यही आएगा। सेम जुमला दिया जाता है कि ये तो भाई एंटरटेनमेंट है, जनता ये चाहती है इसलिए हम उसे दिखा रहे हैं। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, Entertainment. बात यह है That was a दोस्तों, brilliant ऐसी चीजें movie. देखने से Very आप पर depicted. भी असर पड़ता है। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर मेर्सिया सिरोटा का कहना है कि जैसे Always. जंक फूड से हमारे दांत खराब होते हैं, हमारी हेल्थ खराब होती है, ऐसे ही खराब रियलिटी टीवी शोज से हमारा ब्रेन खराब होता है और हम और रूड बन जाते हैं। जब लोगों को दिखता है कि कैसे रियलिटी टीवी शोज में ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जा रहे हैं, अमीर बन रहे हैं, फेमस बन रहे हैं, लोगों को गालियां देकर, अजीबोगरीब हरकतें करके, सेल्फ सर्विंग, ईगोइस्टिक बनकर, तो ऑडियंस के दिमाग में भी यही परसेप्शन जाती है। ऑडियंस को भी लगता है कि अगर मुझे पैसा कमाना है और फेम कमाना है तो यही सबसे अच्छा तरीका है। ऐसी चीप हरकतें करो, अपनी पर्सनल लाइफ को नेशनल टीवी पर टेलीकास्ट करो, दूसरे लोगों को इंसल्ट करो, बुली करो, रोस्ट करो। ब्रायन गिब्सन, एक साइकोलॉजिस्ट सेंट्रल मिशिगन यूनिवर्सिटी में, उन्होंने एक स्टडी करी थी और ये कंक्लूड किया कि ऐसे रियलिटी टीवी शोज को देखने से लोगों के अंदर एग्रेशन बढ़ जाता है, और अगर वायलेंट मीडिया और क्राइम टीवी शोज से कंपेयर किया जाए तो उससे भी ज्यादा बढ़ जाता है ऐसे रियलिटी टीवी शोज से। इसका असर कंटेस्टेंट्स की मेंटल हेल्थ पर भी देखने को मिलता है। बहुत से ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जिन्होंने कहा है कि उस शो के बाद उन्हें कितने मेंटल हेल्थ इश्यूज से डील करना पड़ा। कई ऐसे कंटेस्टेंट्स जो जीत की पागलपंती में आकर अपने पर्सनल उन्हें बुरा लगता है। कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स जिन्हें पब्लिक की आंखों में एक विलन बना दिया जाता है, हालांकि असल जिंदगी में वो इतने बुरे नहीं होते। फिर जो पब्लिक क्रिटिसिज्म लोगों को झेलना पड़ता है शो में आने के बाद, उसको लेकर भी बहुत सी एंजाइटी सहनी पड़ती है कंटेस्टेंट्स को। शमिता शेट्टी, साना खान, कुशाल टंडन, निक्की तंबोली, कविता कौशिक, शालीन बनौत, राहुल वैद्य, हिमांशी खुराना, अपूर्वा अग्निहोत्री, शिल्पा शकलानी, ये सारे उन लोगों के एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस किए शो में जाने के बाद, और शो के बाद इन्हें थेरेपी लेनी पड़ी। तो इसलिए आप सब लोगों से गुजारिश है कि अपने दिमाग को डस्टबिन की तरह ट्रीट मत करो। आपका दिमाग को डस्टबिन डालते रहो, उसके अंदर जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो उसे सोच समझ के चूज करो। जिस तरीके की एंटरटेनमेंट आप ले रहे हो, सोचो जरा उससे आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, आपकी जिंदगी में उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि हर समय इंटेलेक्चुअल कंटेंट ही कंज्यूम करने की जरूरत। अगर आप नॉन इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट भी कंज्यूम करना चाहते हो, फिर भी जरा आप सोचो उसका इम्पैक्ट आप पर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। और ऑब्वियसली अपना टाइम अगर नई चीजें सीखने में लगाओगे तो उससे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप चैट जीपीटी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। याद रखिए, होमो सेपियंस का मतलब होता है एक वाइज मैन। एवोल्यूशन वाले वीडियोस नहीं देखे, यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। My God, I love this topic. That's why I spoke a lot. बाकी तो यूजुअली ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमें कुछ भी नहीं पता कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, so we usually just sit along and say it later on. But इसमें बहुत कुछ चीज़ें थी बोलने की, and I don't want to be disrespectful, but sometimes I can't contain what I want to talk, so I do speak in between, or sometimes this is the time I pause. Sometimes I speak in between. I apologize. I understand. I know कि वो अच्छी बात नहीं है, and I'm trying my best, लेकिन हो जाता है कभी कभार. But I get it. I know. I'm working on it. We are working on it. Again, I was gonna say the same thing end में कि हाँ, हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि you don't see such masala things or movies or anything that just makes you happy, right? There are certain times, obviously I'm not here suggesting कि कुछ लोगों को
इतना क्रूअल चीज़ें देखने में मज़ा आता है, एंड इफ दैट मेक्स यू हैप्पी, आई एम नॉट सजेस्टिंग एंड प्रमोटिंग दैट ओके यू सी दैट एंड व्हाट्सएवर, आई एम जस्ट सेइंग इन जनरल इफ यू लाइक सर्टेन मूवीज़ जो हर बार इंटेलेक्चुअल नहीं है, इट्स नॉट लाइक इंसेप्शन तुम्हें 50 बार देखनी पड़ेगी एंड देन यू आर लाइक ओके इसका मतलब ये हुआ. There can be some South Indian movies which are just fun movies, and because it's entertainment and it's not really harmful to anything and anyone, even you are just watching it, so it should be okay and it should be normalized. And where he unhone boli diya, so I'm fine, I don't have to say that. But he makes sense, and to be honest, a lot of times I was calling myself out here. Thankfully I'm aware enough to know, okay, listen, I think these are a lot of things that we also enjoy. I do really like watching thriller movies, I love horror movies, and there was a time I used to really like watching serial documentaries and yeah, those kind of videos. I sometimes still do enjoy like listening to it like on podcast. But jab se I was facing anxiety and depression, everything, thankfully I'm much better right now. Thank you, if at all anyone's asking. और मुझे पता है कैसे उसको प्रोसेस करना, कंट्रोल करना, हाउ टू हैंडल माई इमोशंस, एवरीथिंग आई एम लर्निंग, बट आई एम स्टिल एट अ वे बेटर लेवल. सो तब से आई हैड स्टॉप्ड वाचिंग, विच इज़ वाई आई केप्ट सेइंग ना कि 6-7 साल से आई हैव नॉट सीन इट, आई हैव नॉट सीन इट, बिकॉज आई न्यू कि वो चीज़ वेन एवर आई सी दैट एंड आई एम नॉट इन द राइट माइंड, it affects me really bad mentally. But when I'm in completely good mindset, तो मैं वो एंटरटेनमेंट की तरह देख सकती हूँ. सो व्हेन नॉर्मल पर्सन इज कंज्यूमिंग इट, उनका उस टाइम मेंटल स्टेट क्या है, हाउ vulnerable they are in their mind to consume whatever they're consuming, and how it's going to be consumed is all different for different people. I think so, since I have experienced this all by myself. So yeah, when I have not enjoyed watching someone getting or whatever. I just like that movies, but somehow I don't know कैसे ऐसा क्यों है, लेकिन whenever I see certain shows or some like real news which is not good, I really don't, I can't see it, I get anxious. Something in my body is not right, I don't feel good, and मेरा gut अगर मुझे बोलता है कि अच्छी बात नहीं, gut is not always what I'm talking about, food वाला gut, but the gut intuition. If I feel like nope, it's not right for me, it's not right for my nervous system for now, I let it be. And I've never seen those kind of, that's why I've never seen these kind of shows, because पता नहीं मुझे क्या होता है मेरे, I don't feel good when I watch it, and I don't want to waste my time and life onto things which I don't feel good about. As simple as that, right? But when I can see horror movies, I can hear podcasts, and I can hear movies or movies as well. I mean, 50 बार बोल दिया है वो word, but I don't want to say it. So yeah, I can see that, and I thankfully can, or my brain can thankfully differentiate between it's a movie, it's fake, it's real, it's reality. Although it's not really real, but I think I can talk probably 50 minutes, एक घंटे तक for this psychological things. I love it. I absolutely love it. It's one of my favorite topics ever. And maybe because I think I am interested and I also work on myself that way, and I would love to help someone else if at all, and take some help if at all. So I had no idea if it can be named under, but I really enjoy watching vlogs. I don't like watching vlogs where I do watch daily vlogs. Like my daily vlogs are very aesthetically looking daily vlogs. The people are just like, yeah, they're doing the daily life. Obviously, they're not always doing that, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, राइट? तो a little bit of I'm as natural as possible, but I know that I'm on camera, so I'm not going to do certain stuff, although it can be very natural because I'm on camera. So he makes sense on that. And also when I see vlogs, I understand when he's saying that people exploit the vlog content, and there are some really ridiculous vlog contents which get like 9 million views. Yes, I think that's what, and he's calling those people out. And I'm not defensive, I'm just saying, okay, yes, I think I also need to understand a lot of things which I might be doing, which might not be the right thing to do. And I can maybe refer to it. ऐसा नहीं है हर बार तुम लाइफ में right things ही करोगे, it's okay. But if you can think about it and you're like, okay, I think I can change this and it's better for me, तो मैं वो करना चाहूँगी मेरे खुद के लिए, it's something better, तो मैं क्यों नहीं करूँगी? I would love to do it. So yeah, that was some new findings for me. I loved it. I loved this video, not on the level of Big Boss की क्या हो रही है,
but but on a whole different level. And I get it with the roast videos as well. Like I always say, it's like my guilty pleasure, but I don't really enjoy it when someone's really offensive or extremely, like, ऐसे एकदम dominate करके नीचा दिखा दिया completely. And I don't think we have ever reacted to someone like that. And अगर किया है personal level पे कोई roast करता है तो वो समझ आ जाता है. And I don't know. And sometimes he does it too with Elvish. Yeah, he does. In the beginning, that was not necessary. उनका जो problem है वो whatever, and I think Elvish needs to be called out on certain stuff, which is true. But yeah, some things are also unnecessary in his own video. But we all are human. At the end of the day, we all will be doing something like that. अगर तुम aware हो, सोचो अपने आप को बारे में सोचो तुम कि हाँ अरे यार मैंने भी किया ऐसा. It's okay. Be compassionate, but you can do better. So, I love this video. I don't know. Probably we can discuss about these kind of topics more on live or something like that. Let me know in the comments, and I'll see you guys next time. Bye, very soon. Love you.